हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशंस क्या होता है और बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरह से टैली प्राइम में हम करेंगे। अगर आप टैली प्राइम का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको न्यू वीडियोस मिलता रहेगा मेरे चैनल से। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन जो है एडवांस टूल है टैली प्राइम का। इसके हेल्प से हम डिफरेंस को मिटा सकते हैं। जो बैंक में अमाउंट्स होता है और जो हमारे कैश बुक में अमाउंट्स होता है, उसके डिफरेंस में जो डिफरेंस आ रहे हैं उसको हम हटा सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलिएशन इज द प्रोसेस, एक टाइप का प्रोसेस है जो क्या करता है, हेल्प अस टू करता है मैच द बैलेंस द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैश अकाउंटिंग बैंक लीजर्स और द कोरस्पोंडिंग इंफॉर्मेशन बैंक फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट इन लास्ट वीक ऑफ द मंथ। मतलब ये होता है कि ये जो है मैच करता है डेट्स को और जो डिफरेंस होता है अमाउंट्स में उसको भी क्लियर करता है। जो बैंक का अमाउंट्स है और जो हमारे कैश बुक का अमाउंट्स है उसके बीच जो डिफरेंस आ रहा है उसको एक क्लियर करता है। क्लियर करने के लिए प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिस प्रोसेस का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में लिखा है, इट हेल्प अस टू क्लियर द डिफरेंस ऑन द स्पेसिफाइड डेट बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन इन द ऑर्गेनाइजेशन बैंक स्टेटमेंट। इसको ऑल्सो भी इसको बीआरएस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, कोई स्पेसिफाइड डेट के बीच जो डिफरेंस आ रहा है उसको भी ये हटाता है। सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि जो है बीच में जो डिफरेंस आता है, जो बैंक बैलेंस का अमाउंट है और जो हमारे कैश बैलेंस का अमाउंट है उसके बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम हटा सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन ऑप्शन का यूज करके टैली प्राइम में। अब हम जान लेते हैं कि ये जो है डिफरेंस क्यों आता है, यानी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है। पासबुक जो बैंक प्रोवाइड करता है, कैश बुक जो हम एंट्री करते हैं टैली प्राइम में। पहला रीजन है चेक इशूड बट नॉट इन द प्रेजेंटेड ऑफ पेमेंट इन द बैंक। पहला कारण है यहाँ पे, यानी हमने चेक दे दिया, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को, किसी पार्टी को मैंने चेक दे दिया लेकिन वो चेक लेकिन नहीं गया उस डेट को। सपोज कीजिए आज का डेट है, आज हमारा जो डेट है और 22 तारीख है, तो 22 को हमने चेक दिया किसी पार्टी को, लेकिन वो चेक 22 को क्लियर नहीं करवाया, वो 4 दिन बाद करवाया। तो मैंने जो है 22 को ही एंट्री टैली प्राइम में कर लिया था, लेकिन जो है उसने 24, 23 जो भी और भी डेट है आगे आगे करवाया। तो होगा ये कि डिफरेंस पैदा होगा, हमारे जो है टैली में अमाउंट जो है लेस हो जाएगा, लेकिन हमारे बैंक में लेस नहीं होगा, 4 दिन बाद ही लेस होगा। यानी जिस डेट को हम एंट्री करेंगे टैली प्राइम में उस डेट को एंट्री नहीं करेगा बैंक, यानी वो 4 दिन बाद करेगा, क्योंकि 4 दिन बाद वहाँ पे एम्प्लॉय गया है, जिसके कारण डिफरेंस पैदा होगा। चलिए अब दूसरा कारण जान लेते हैं कि डिफरेंस क्यों पैदा होता है। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। दूसरा कारण हो सकता है जैसे कि हमने चेक किसी पार्टी को दे दिया, लेकिन वो जो है जब चेक लेके गया बैंक में तो वो डिसऑनर्ड हो गया चेक, यानी बैंक ने कैंसिल कर दिया चेक को। तो जब हमने चेक उसको दिया था तो उसी समय मैंने टैली प्राइम में एंट्री कर लिया था, लेकिन बैंक में वो जो गया व्यक्ति तो उसका चेक क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा, बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा जो जितना था पहले, यानी सेम रहेगा, लेकिन टैली प्राइम में मेरा चेक जो बैलेंस है कैश का वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगला रीजन है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कभी कभी क्या होता है, बैंक जो है आपके सेविंग अकाउंट पे जो है आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी आपको इंटरेस्ट भी देता है, लेकिन ये इतना कभी कभी कम अमाउंट्स होता है कि आप जो है इसको ध्यान नहीं देते हैं। यानी मान लीजिए आपको जो है 50 रुपये इंटरेस्ट मिला, लेकिन आपने एंट्री नहीं की अपनी टैली प्राइम में और बैंक में वो बैलेंस बढ़ चुका है, तो फिर डिफरेंस पैदा हो गया। यानी बैंक ने उसका एंट्री किया लेकिन आपने एंट्री नहीं किया, जिस कारण डिफरेंस हुआ। अगला देखते हैं, 4th नंबर, डायरेक्ट पेमेंट थ्रू बैंक। कभी कभी क्या होता है, हम बैंक को जो है इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप काम कीजिए कि जो है मान लीजिए कोई फर्स्ट डेट को मतलब 1 जनवरी को, चाहे किसी भी 1 तारीख को जो है आपको जो है पेमेंट कर देना है इतने इतने व्यक्तियों को। मान लीजिए 4 व्यक्ति है, राम श्याम रोहन मोहन जो भी है, तो 4 व्यक्ति को हम बोलें कि 1 तारीख को उनको पेमेंट कर देना है, तो वो पेमेंट कर देगा वो टाइम टू टाइम अपना 1 तारीख को हर। लेकिन हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें कुछ काम है, हम बिजी हैं और हम काम कर रहे हैं, तो हमने एंट्री नहीं किया 1 तारीख को, ठीक है, 10 क्यों किया, 15 को किया, तो फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया। बैंक को 1 तारीख को ही एंट्री किया था लेकिन हम 10-15 को कर रहे हैं, तो डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो इस कारण भी यहाँ पे डिफरेंस जो है जनरेट होता है बैंक बैलेंस और आपके टैली प्राइम में जो कैश बुक है उसके अंदर। अगला जो रीजन है बैंक चार्जेस का है। बैंक कभी कभी जो है कुछ चार्जेस काटा है, जैसे एटीएम चार्जेस काटता है और भी बहुत से चार्जेस जो है कट करता है, जैसे डीडीआर बनाते हैं तो उसका भी चार्जेस कट होता है। तो चार्जेस इतना कम होता है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आप एंट्री नहीं करते हैं टैली प्राइम में, लेकिन बैंक जो है उसका एंट्री करता है
तो जिसके कारण डिफरेंस पैदा होता है, यानी आपके जो आपके कैश बुक है वहाँ पे अमाउंट सेम ही रहेगा, लेकिन बैंक में वो जो है लेस हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं किस तरह से टैली प्राइम में इसका यूज करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो ये रहा स्टेटमेंट, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट मिलेगा, ये मिलता है लास्ट वीक ऑफ द मंथ, ठीक है, यानी महीने की लास्ट तारीख को आपको जो है एक स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें पूरा क्लियर होगा कि आपका जो है इतना इतना अमाउंट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, इतना विड्रॉ किया, इतना डिपॉजिट किया, सब कुछ उसमें क्लियर होगा, जिसको आपको लेके आना है और अपने टैली प्राइम में उसको मैच करना है। जिस डेट को बैंक एंट्री किया है वही डेट वहाँ पे आपको डालना है, और जो डेट आपने एंट्री किया है वो डेट आपको वहाँ पे शो होगा। जैसे ही बैंक वाला डेट हम डालेंगे, बैंक में जो एंट्री किया है जिस डेट को, तो इस तरह से वो डिफरेंस खत्म होता चला जाएगा और आपका फाइनल अमाउंट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसमें से जो है 5 एंट्री करके आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। उसके बाद जो आपको सिंपली उसको वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं, टैली प्राइम को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो है अपना आपको बैंक अकाउंट का एक लीजर बना लेना है, जिसमें आप जो एंट्री सिंपली करते हैं बैंक अकाउंट का लीजर, जैसे कि हम बनाए हुए हैं आपको दिखाते हैं। ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे लीजर पे जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे जो कि हमारा बैंक है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से आपको जो है उसको बना लेना है बैंक अकाउंट में रख के, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर जो कंपनी का नेम आएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, एड्रेस सब कुछ ढंग से टाइप कर देना है। अब उसके बाद देखिए हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने के लिए हम 5 एंट्री करेंगे, आप भी कीजिएगा साथ में, आपको क्लियर समझ में आएगा किस तरह से आपको करना है। तो जाएंगे वाउचर पे, तो आपको 5 एंट्री उस बैंक से रिलेटेड करने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपका बैंक होगा उससे रिलेटेड एंट्री करना है, पेमेंट रिसिप्ट या कॉन्ट्रा वाउचर में, जिससे विड्रॉ किया आपने, पेमेंट किया या रिसिप्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। चलिए हम एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एजुकेशन वर्जन में जो है 1, 2 और 31 तारीख लेता है, दूसरा डेट नहीं लेता है, तो हम वही डेट में एंट्री करेंगे। लेकिन आप वही डेट डालिएगा जो बैंक का होगा, यानी कहने का मतलब है आप अपना डेट डालिएगा और बैंक अपना डेट डालेगा। तो आपको जब रिकॉन्साइल करना है वहाँ पे, तो आपको बैंक वाला डेट जो भी रहेगा 25, 30 जो भी रहेगा वही डेट वहाँ पे टाइप करना है। मेरा तो नहीं होगा क्योंकि हम तो एजुकेशनल वर्जन में आपको समझा रहे हैं, तो आपको 1 और 2 के सिवा कोई डेट नहीं लेगा, तो आपको 1, 2 डालना है। चलिए एंट्री नंबर 1 देख लेते हैं। एंट्री नंबर 1 है हमारा जो है यहाँ पे देखिए डिपॉजिट वाला है। तो जब बैंक में बैलेंस आता है तो वो जो है क्रेडिट साइड में शो होता है, और जब बैंक से बैलेंस कटता है तो वो डेबिट साइड में शो होता है। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट में 320 है, इसको एंट्री करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आपको यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है डॉलर में शो हो रहा है, लेकिन हम जो है रुपीज़ में एंट्री करेंगे, आपको रुपीज़ बनकर चलना है। अब देखिए यहाँ पे 320 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक में क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक यहाँ पे रिसीवर है, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, और कैश यहाँ पे जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। देखिए एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो हम जब यहाँ पे जाएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंगे, काउंटर वाउचर में एंट्री करेंगे। डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर का जो है एंट्री काउंटर वाउचर में होता है। तो सिंगल एंट्री मोड में किस तरह से एंट्री करने हैं इसके लिए अलग वीडियोस बन चुका है, आप आसानी से उसको देख के समझ सकते हैं सिंगल एंट्री मोड का यूज। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंगे, डेबिट करेंगे इसको, अकाउंट्स में उसको लेते हैं जो रिसीवर होता है। तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है डिपॉजिट हो रहा है तो ये रिसीवर हो गया, और यहाँ पे ले लेंगे क्या, तो कैश यहाँ पे हो रहा है, और अमाउंट डाल देंगे 320 टाइप करेंगे और सिंपली इसको एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए करना है, 1 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं, कंट्रोल। सेकेंड एंट्री देखिए यहाँ पे है, चेक नंबर जो है 56874 का 420 रुपये यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे डेबिटेड हुआ है, मतलब कटा है, तो यानी जो है पेमेंट हुआ है। चलिए इसका भी एंट्री कर लेते हैं, 420 रुपये पेमेंट का एंट्री। तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे और पेमेंट वाउचर को ऑन करने के लिए F5 प्रेस करेंगे, ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको डेबिट में कैसे पेमेंट हुआ है, बैंक से या कैसे, तो हम बैंक से लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इंटर मारेंगे। किसको पेमेंट हुआ है तो कोई भी यहाँ पे पार्टी ले लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे सैलरी का हुआ है टोटल, मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में 420 रुपये का पेमेंट हुआ है। इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे, चेक नंबर डालेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, सिंपली चेक नंबर पूछेगा तो डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने चेक नंबर नहीं डाला है, चेक नंबर डाल लेते हैं। डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट था, एंट्री मारेंगे और सिंपली इंटर मार के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे। चेक नंबर था हमारा 568, देख लेते हैं, चेक नंबर है हमारा 56875, उसके बाद 75 है तो 75 डाल देंगे। हालांकि 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, तो इसमें मान लीजिए कि जो है वो टाइप कर रहे हैं हम, तो जो आपका चेक नंबर होगा आपको वही डालना है, याद रहे, ठीक है। उसके बाद डेट डालना है आपको, सिंपली जो है ये रहने देना है, जो भी है यहाँ पे आपको रहने देना है। इसका अलग से सेपरेट वीडियोस बन चुका है, उसको आप देखिए क्लियर समझ सकते हैं।
जो है हमने बनाया है यहाँ पे किस तरह से सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं, और चेक से और कैश से, और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन चेक नंबर का ना दिखे तो आपको F12 करना है, और यहाँ पे जो यह रहेगा ये इसको यस रहता है, इसको आपको नो कर देना है। इसको नो करने के साथ ही सेकंड वाला और इसमें जो लिखा हुआ है ऑटो चेक नंबरिंग, इसको यस करना है, और उसके बाद सिलेक्ट चेक रेंज को भी यस करना है, उसके बाद कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपका चेक नंबर का ऑप्शन उसमें शो होने लगेगा, जहाँ पे आप चेक नंबर डाल सकते हैं। पीछे आएंगे और उसके बाद जो सेकंड वाउचर एंट्री करेंगे देख लेते हैं। तो सेकंड हमारा वाउचर एंट्री जो है चेक नंबर से फिर जो है यहाँ पे पेमेंट हुआ है 250 का, और वो जो है चेक नंबर है 56874 का। तो चलिए उसको भी एंट्री कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी पेमेंट है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे पेमेंट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो इसमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंगे, पेमेंट किसका हुआ है उसको डालेंगे, मान लीजिए HK है, इसी को मैंने पेमेंट किया है सपोज करते हैं, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 250 जो है 250 इंटू मारेंगे, और सिंपली इसको क्या करेंगे इंटर मारेंगे, और चेक नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे जो कि चेक नंबर आ चुका है। तो खुद से भी हम चेक नंबर डाल सकते हैं जो यहाँ पे है, मान लीजिए क्या है 56874, तो 56874 इंटर मारेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो चेक होगा नंबर होगा वही आपको टाइप करना है। उसके बाद अगला एंट्री देख लेते हैं। अगला हमारा डिपॉजिट का है, जो 580 का डिपॉजिट हुआ है, यानी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे गया है। तो ये डिपॉजिट वाला है तो काउंटर वाउचर में एंट्री होगा, तो वाउचर पे जाएंगे और F4 प्रेस करेंगे। तो जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं, यानी अकाउंट्स में डालते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कैसे, तो कैश से यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, अमाउंट डालेंगे जो कि अमाउंट था हमारा टोटल वहाँ पे 580, तो 580 यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको इंटर मारेंगे, और यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे, चेक से हुआ है तो 580 हुआ है, तो 500 का एक यहाँ पे नोट ले लेते हैं, और टोटल यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे 20 पे जाएंगे और 4 टाइप करेंगे जो कि 580 हो जाएगा। चेक नंबर बैंक डालेंगे जो कि बैंक हमारा SBI है, स्पेसिफाई पे जाएंगे SBI टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर डालना है तो डालेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो है यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, तो चेक तो नंबर होगा नहीं, मान लीजिए चेक से नहीं हुआ है, जाके हैंड से किए हैं, तो सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी एंट्री हम 1 अप्रैल को ही कर रहे हैं, क्योंकि वो पता है कि जो है एजुकेशनल वाउचर में एक ही डेट लेता है, एक और दो लेता है, तो हम एक ही सारा एंट्री कर रहे हैं। आपको जो अलग अलग डेट से एंट्री करना है, जिस डेट को आपने चेक इशू किया है, डिपॉजिट किया है, जो भी फाइनल डेट होगा वही आपको डालना है। अब देखिए अगला एंट्री चलते हैं। डायरेक्ट डेबिट इंश्योरेंस का अमाउंट 50 रुपये का हुआ है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है डेबिट हो गया है, अमाउंट कट गया 50 रुपया जो इंश्योरेंस का है। तो इसको बना लेते हैं इंश्योरेंस चार्जेस, जाएंगे और इसको जो है कट करेंगे, पेमेंट हुआ है यानी कट गया है तो पेमेंट है, तो जाएंगे और पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे F5, और यहाँ पे ले लेंगे बैंक कैसे हुआ है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे डालेंगे क्या, तो यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस बना है, अल्टर C करेंगे और इंश्योरेंस चार्जेस लिखेंगे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस चार्ज लिखेंगे, खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको रखेंगे, एक्सपेंस में रखते हुए उसके बाद जो है नोट एप्लीकेबल इधर कुछ चेंज नहीं करना है, GST हटा देना है, GST एप्लीकेबल नहीं, उसके बाद कंट्रोल ए कर देना है। ओके, अमाउंट डालेंगे जो भी अमाउंट है, तो 50 रुपया शायद है, 50 रुपया है, तो 50 रुपीज़ डालेंगे और इसको इंटर मारेंगे, और यहाँ पे जो है चेक रेंज आ जाएगा। तो ये जो है डेबिट हुआ है, तो इसमें जो है चेक रेंज तो जरूरत नहीं है, इसमें नोट एप्लीकेबल करेंगे और इसको चेक हटा देंगे और इंटर मारेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, उसी तरह से जितने भी आपके जो है एंट्री होंगे वो उसको आप कर लेंगे अपने बैंक स्टेटमेंट से देख के, और जो नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट में है और लेकिन आपके टैली में नहीं है उसको भी आप कर लेंगे। अब देखिए रिकॉन्साइल करते हैं, कैसे रिकॉन्साइल करते हैं। तो पीछे आएंगे रिकॉन्साइल करने के लिए और जाएंगे बैंकिंग में, यहाँ से बैंकिंग इंटर मारना है, उसके बाद जाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, उसके बाद इंटर मारना है, बैंक सेलेक्ट करना है, यही बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो जो एंट्री आपने किया होगा बैंक का उस मंथ में वो आ जाएगा। चाहे तो पीरियड चेंज कर सकते हैं, अल्टर F2 कीजिएगा, उसके बाद पीरियड डालिएगा, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच का जो भी एंट्री है सो हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 मंथ का। उसके बाद आपको रिकॉन्साइल करना है, तो जो बैंक स्टेटमेंट में या जो बैंक ने आपको स्टेटमेंट दिया है उसमें जो डेट होगा आपको वो डेट डालना है, बैंक वाला डेट डालना है। ये आपका डेट है, यानी आपने जो डेट को एंट्री किया था, यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे शो हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट डेट है, मतलब चेक में कौन सा डेट लिखा है ये डेट आपको आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट डेट में। और यहाँ पे जो है बैंक का डेट है, बैंक डेट बोल रहे हैं, ये जो है आप जो डेट को एंट्री किए हैं वो डेट आपको शो हो रहा है। आपको जो है बस स्टेटमेंट देखने के साथ ही आपको यहाँ पे डालना है बैंक डेट, यहाँ पे डालना है बैंक का डेट कौन सा है,
यानी बैंक ने वो एंट्री कौन से डेट को किए हैं और आपने कौन से डेट को एंट्री किए हैं वो तो आपका यहाँ पे शो ही हो रहा है। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को ही भी उसने एंट्री कर दिया है। यहाँ पे दूसरा डेट नहीं लेगा फ्रेंड्स, इसलिए हम जो है वही डालेंगे। आपको वही डेट डालने हैं जो बैंक स्टेटमेंट में डेट लिखा होगा। 14 एंट्री, उसके बाद 14, सब में 14 हम टाइप कर रहे हैं, 14, उसके बाद 14, उसके बाद 14। आप नीचे देखेंगे डिफरेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। आप यहाँ पे फाइनल देख सकते हैं, अभी डिफरेंस अभी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है। यानी बैलेंस एज पर बैंक में इतना शो हो रहा है और कंपनी बुक्स में इतना शो हो रहा है। ठीक है, कंपनी में कुछ और है और बैंक में कुछ और है, डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो इसको डिफरेंस को मिटाने के लिए ही इसको जो है रिकॉन्साइल किया जाता है। रिकॉन्साइल करने से होता है कि यहाँ पे जो भी डिफरेंस है बैंक वाला और आपका कैश बुक वाला वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे डेट डालते हैं, देखिए नीचे वो पूरा क्लियर हो जाएगा 14 इंटर। तो यहाँ पे एक 4 डालेंगे और इंटी जैसे इंटर मारेंगे वैसे देखिएगा क्लियर हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है कंपनी बुक्स में जितना बैलेंस है उतना बैंक बैलेंस में अब जो है क्लियर कट दिख रहा है, आपको कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो आपका डिफरेंस खत्म हो जाए यानी आपने जो है सब मैच कर लिया है, स्टेटमेंट देखते हुए और टैली प्राइम को देखते हुए दोनों को मैच कर लिया यानी रिकॉन्साइल कर लिया। तो आपको सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करना है, गायब हो जाएगा। और दोबारा जब देखने जाएंगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ से कोई आपको रिकॉन्साइल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। यानी कुछ पार्टिकुलर मंथ्स के लिए जो रिकॉन्साइल हो गया वो वहाँ से गायब हो जाएगा। इस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑप्शन का यूज होता है। यानी जो भी आपका डेट है वो डाल को आप जो है मैचिंग कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो है क्लियर कर सकते हैं और डिफरेंस को मिटा सकते हैं, बैंक बैलेंस और आपका जो कैश बुक का बैलेंस है उसको। टैली प्राइम में हमेशा के लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।